हेलो एवरीवन, इट्स लेक्चर नंबर 30 और यहाँ पर इस चैप्टर में जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाला पार्ट कर लिया है। यहाँ हम थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। जो जंगली जीव जंतु होते हैं, गॉट इट, वाइल्ड लाइफ, जैसे टाइगर कंजर्वेशन पे बात करेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, प्रोजेक्ट लाइन जो है, प्रोजेक्ट हंगूल जो है, ओके, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे बात करेंगे। सो इट्स अ लेक्चर नंबर 30 और ये सारा का सारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जुड़े रहना है, टेलीग्राम चैनल जहाँ पे इंटायर PDF मैं शेयर करता हूँ, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जहाँ पे मैं आपको सारे करंट अफेयर्स अपडेट देता हूँ। ये टेलीग्राम और यूट्यूब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर के लिए भी और हमेशा के लिए भी। मेरे अपडेट्स आपको यहीं मिलते हैं, PDF यहाँ के लिए और यूट्यूब वीडियोस यहाँ के लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स यूनिट नंबर 8 और हम चैप्टर नंबर 20 पे हैं। चैप्टर नंबर 20 जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं कितना लंबा वीडियो होता है, पर कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरी चीज़ों को कवर कर दें। पार्ट 1 ही है और सिर्फ पार्ट एक ही पार्ट है, इसमें कोई दूसरा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व्स पे बात करेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व एक तरह का बफर एरिया होता है जो ह्यूमन होता है और किसी जगह पर हम किसी चीज़ को कंजर्व करते हैं, उसका बीच का एक एरिया जो होता है, ठीक है, वो भी आपको दिख जाएगा। भारत में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, संरक्षण क्षेत्र कह सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम टाइगर रिजर्व्स पे बात करने वाले हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट पे बात करने वाले हैं, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं, वचर कंजर्वेशन, इंडियन राइनो विजन जो है, इसके अलावा प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट हंगुल। ये जो आपके सामने है ना 8, ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 8 को ठीक से पढ़ के जाना है UPSC में। और UPSC में क्यों, इन 8 से खूब क्वेश्चन पूछे गए। स्टिल यू गो विद द इन द केस ऑफ स्टेट PCS ऑल्सो, ये आपको अच्छा खासा काम करने वाले हैं और इनसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ओके। और ये जो आपका एक स्टैटिक एक तैयार हो रहा है ना, अब आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत है, चुपचाप जाओ, करंट अफेयर्स देखो, निकल लो, ठीक है। बाकी जैसा भी कोई अपडेट होगा तो इनके पार्ट्स में मैंने आपको पीछे भी बोला है, इनके पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाता रहूँगा, अपडेट होते रहेंगे, पर इनमें कोई इस तरह का चेंज नहीं होना है। किताब आपके पास है, लेक्चर आपके पास है, कंसेप्ट एक बार बन गया, बस इसी को ध्यान में रखो, अब UPSC फोड़ो। कंजर्वेशन रिजर्व मैंने अभी बोला एक तरह का बफर जोन होता है, मैंने अभी बोला था ये क्या होता है, एक तरह का बफर जोन होता है। बफर जोन किसके बीच में, जो इंसान होते हैं, जो पब्लिक होती है और जो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसके बीच का एक बफर जोन होता है। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सारे के सारे होते हैं। और ये कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं ना, ये सरकार के अंदर आते हैं, सरकार इनको निर्धारित करती है कि ये एरिया जो होगा कंजर्वेशन रिजर्व होगा। यहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं या एजेंसीज होते हैं या फिर जो पंचायत होते हैं, वहाँ की जो गवर्नेंस बॉडी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस जगह को पूरी तरह से कंजर्वेशन करने के लिए। इवन स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करती है। और कंजर्वेशन रिजर्व एक तरह से जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह के अगल बगल का जो एडजेसेंट एरिया होता है, उनके अगल बगल का, उनको हम असल में कंजर्वेशन रिजर्व्स कहते हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व लोग और इस तरह के जो प्लेसेस हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इनके बीच का एक ट्रांजिशनल जोन या बफर जोन जो होता है, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंजर्वेशन रिजर्व्स। आगे लिए चलते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व को मैनेज करने के लिए एक कमेटी होती है जो काम करती है और ये गवर्नमेंट ही इसको सेटअप करती है। तो गवर्नमेंट की एक कमेटी है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, यही पूरे कंजर्वेशन रिजर्व को मैनेज करने की जिम्मेदारी इसी के पास है। इवन जो सबसे पहले बात बता दूं, जनरली आप सोचो कि प्राइवेट एरियाज, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कंजर्वेशन रिजर्व में नहीं आती है ना, क्योंकि नेशनल पार्क, सेंचुरी सब प्राइवेट वगैरह नहीं होता, गवर्नमेंट की बॉडी होती है। लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व में प्राइवेट जगह भी आती हैं, तो प्राइवेट लैंड्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। या कोई वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट्स वगैरह है, वहाँ पर भी उनको भी हम कम्युनिटी रिजर्व्स डिसाइड करते हैं, उनको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। कुल 115 एग्जिस्टिंग कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, जो डेटा है हमारे पास नवंबर 2023 का, पर छोड़ दो ये, आप इसको जाओ ही नहीं, ठीक है, जाओ ही नहीं, क्योंकि डेटा हमेशा अब आप 25 में जा रहे हैं, ठीक है, 24-25 के लिए आप जा रहे हैं और यही पुराना डेटा अभी भी आ रहा है। इसलिए इस तरह के डेटा को बहुत ज़्यादा रिलायबल मत होना, ये हमेशा समय के साथ बदलता है। मतलब पूरे भारत में कितना एरिया ऐसा जो कंजर्वेशन रिजर्व्स है, पूरे कितने एरियाज हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो टोटल में लाके 1014 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 1014 प्रोटेक्टेड एरियाज आर इंडिया, जिनमें आपको 106 नेशनल पार्क हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 115 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, गॉट इट, और 220 जो है वो कम्युनिटी रिजर्व्स है जो आपके पेपर में जानना नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। और कुल मिलाकर लगभग
1,75,169.42 स्क्वायर किलोमीटर का जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 1014 प्रोटेक्ट एरियाज के अंदर आता है, जो पूरे इंडिया का लगभग 5.3% 32% है। फिर मैं कहूँगा ये दोनों के दोनों जो फैक्चुअल डेटा है इनको बहुत ज़्यादा रिलायबल मत रहिए कभी भी। ये जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, चाहे 25 में जा रहे हैं 26 में, यू जस्ट हैव टू चेक देम। और ये बुक जब भी आती है मैं इन्हीं डेटा को चेक करता हूँ, ये कंसेप्ट नहीं बदलते, ये फैक्चुअल डेटा बदलते रहे, इसलिए मैं कार्ड भी देता हूँ कि यू डोंट वरी अबाउट इट कि आपको रटने की ज़रूरत है, जब आप जाएँ उस समय देख लें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बुक में भी अगर लिख लें ऑलवेज अपडेट, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी कि हाँ सर समय के साथ ये चीज़ें बदलनी है, फाइन। तो इनमें बहुत ज़्यादा परेशान, नेशनल पार्क की संख्या 106 से 110 हो गई, 112 हो गई, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब हम चलते हैं टाइगर रिजर्व्स की तरफ। टाइगर के कंजर्वेशन के लिए देश में क्या चल रहा है, टाइगर रिजर्व्स यानी टाइगर का संरक्षण। देखो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए एनटीसीए वो काम करता है, और एनटीसीए का पूरा नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, और एक्चुअल में जो एनटीसीए बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड अ टाइगर रिजर्व फॉर विच दे हैव द टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स। तो ध्यान रखना एनटीसीए, ध्यान रखना एनटीसीए पे हम लोग लास्ट में फिर बात करेंगे, थोड़ा अलग से एनटीसीए के क्या क्या अलग से कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी के लिए इतना है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यही स्टेट गवर्नमेंट तो कहता है भैया टाइगर रिजर्व बनाओ, जो टाइगर है उनको कंजर्व करो। लगभग 52 टाइगर रिजर्व हैं, पर यहाँ पे भी फिर मैं कह रहा हूँ इसको मैं काट देता हूँ, हमेशा आपको चेक करना होता है। ओके, हमेशा आपको चेक करना होता है जो सरकार द्वारा सेटअप की गई है। इंडिया में असल में एक आपको बताऊँ, जुलाई 2021 में एक डेटा आता है इंडिया में, एक सेंट पीटर्सबर्ग करके है ना, एक बॉडी है जो काम कर रही है सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग में ये सारे डिस्कशंस हुए थे जहाँ पर आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर जो टाइगर्स के नंबर थे डबल करने थे। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग टारगेट क्या है, तो x/2 कहा जाता है, x का मतलब क्रॉस 2, यानी जो टाइगर है उनका 2 गुना कर देना था, भारत ने कर दिया इसको। तो सेंट पीटर्सबर्ग पे जो टारगेट बने थे, जो एम था वो भारत ने अचीव किया, वो यहाँ पे एक फैक्ट दिखा रहा है। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो किससे जुड़ा हुआ, तो याद रखना है ना, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग टारगेट एम किससे जुड़ा हुआ, टाइगर कंजर्वेशन से, यही चीज़ मुझे बतानी है। तो यहाँ कुछ फैक्चुअल डेटा है कि ठीक है भाई, पहले हमारे पास 2006 तक 1411 बंगाल टाइगर थे, जो बढ़ाकर हमने कितने कर दिया 2967, और 2967 कर दिया, इसका मतलब हमने डबल कर दिया पीटर्सबर्ग वाला टारगेट जो सबको अचीव कर। और किसको अचीव करना था, जिन जिन कंट्रीज में टाइगर होते हैं, तो उन कंट्रीज को ये टारगेट अचीव करना हमने कर दिए अपने पीटर्सबर्ग वाले, यही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। और आपको रिटली बताऊँ तो इंडिया में लगभग 75% जो एरिया है, मतलब जो टाइगर रिजर्व कंजर्व हो रहा है उसमें 75% एरिया हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया का। और ठीक है ना, हमारे देश में टाइगर की संख्या अच्छी खासी है। और बताओ इंडिया में व्हाट अबाउट द गोल्डन मतलब वर्क दैट इवन हैपन हियर, कि हमने 2006 और 2011 ये 5 साल के अंदर हमने इसको डबल से ज़्यादा कर दिया। यू सी 1411 और ये 2967, तो मतलब डबल हमने कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग का जो टारगेट है वो हमने अचीव कर दिया। और ये सेंट पीटर्सबर्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टेट और यूपीएससी के लिए, यहाँ मैं रुकता हूँ और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 2 बार बता दिया मैंने, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या चीज़ें थोड़ा देखना, ये आपके मेंस के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने उसी हिसाब से डिज़ाइन किया कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हो जाए। प्रोजेक्ट टाइगर की पूरी फंडिंग जो होती है वही जो मेन लीडिंग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वही इसका पूरा काम करता है। पर यहाँ पे चैलेंजेस और कंसर्न क्या क्या है, ठीक है ना। टाइगर के कंजर्वेशन रिजर्व में क्या प्रॉब्लम था, पहली ये है कि जहाँ टाइगर रहते हैं उस जगह के एरिया को डिप्लीट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, कहाँ भागेंगे, इसलिए तो टाइगर वाइगर वहाँ चले जाते हैं जहाँ लोग रहते हैं। अब उनकी जंगलें काटोगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, और फिर आप कहते हो वो हमें मारते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा, उनका फूड वगैरह मार रहे हो ना, वो जिनको खाते हैं उन एनिमल्स की कमी हो रही है। पाउचिंग कर रहे हो आप इलीगल, उनको मार्केट है तो उनकी खाले बेच रहे हो मार्केट में, वाह कई लाख रुपए का, और लोग इसी में खुश हैं हमारे पास टाइगर की खाले। अरे मतलब एक से एक है दुनिया में लोग, है ना। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वो तो हमें भी इफेक्ट डाल रहा है। 6th मास एक्सटिंक्शन मैंने आपको बोला था, दैट्स नॉट इन द केस ऑफ यू गाइज इवन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द केस ऑफ टाइगर्स। तो ये सबको परेशान कर रहा है। ओके, ये उनके लिए भी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स पे चलते हैं, कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट, यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान देखना। देखो सेंट पीटर्सबर्ग एम जो मैं कह रहा था, समिट जो 2010 में होती, एक तो ये ध्यान रखना, और दूसरा यहाँ पे आपको बताना है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव्स प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक द्वारा लाया गया। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना, दैट इज द गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में क्या कहा गया था, यही कहा गया था कि हमें टाइगर के नंबर को डबल कर देना है, और इसे एक स्लोगन दिया गया था, टी क्रॉस इंटू टी। क्रॉस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो टाइगर का नंबर 2 गुना कर दो। टी क्रॉस इंटू टी का 2 का मतलब होता है टाइगर का जो नंबर है वो 2 गुना कर दिया हमने भाई, कर दिया। आप समझ में है सेंट पीटर्सबर्ग टारगेट। एक क्वेश्चन आपके पेपर में एम स्ट्राइप्स करके पेपर आया हुआ है,
एमएस टाइप्स आपको बताता हूँ क्या करते हैं। ये ना जीआईएस का वर्क होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं ना, टाइगर वाइगर में कुछ चिप विप लगा कर ना उनको हम आसानी से सैटेलाइट वेटेलाइट के थ्रू उनका नेविगेशन चेक कर सकते हैं। तो टाइगर्स की संख्या में अगर कमी हो रही है, कहीं मूव कर रहे हैं ना, तो वी कैन आइडेंटिफाई दोनों लोकेशन। ये एमस्ट्रिप है, देखो लिखा है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एनटीसीए ही लाया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही एमस्ट्राइप्स लेके आया। और इससे एक चीज हो जाती है कि मोबाइल मॉनिटरिंग हो जाती है। टाइगर्स एनीवेयर इज गोइंग टू मूव गाइस, तो वी कैन डू देयर ओन स्टडीज। एमस्ट्राइप प्रोजेक्ट किसको लेकर आया गया, तो याद रखना टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए। और इसको कौन लेकर आया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट क्या था, 2010 था। ओके और वही मैंने बोला 2011 में भारत के पास कितना था, 2016 में कितना हो गया, ये मैंने आपको नंबर दिखा दिया। 5 साल के अंदर टाइगर की संख्या डबल करनी थी, ऐसा कुछ था। और ये किसके लिए था, वही कंट्रीज के लिए जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। तो कुल 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के लिए ये टारगेट था जिसको अचीव करना था, ये ध्यान रखना। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को और ज़्यादा मजबूती देनी है कि टाइगर के कंजर्वेशन पे काम करें। इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक लेकर आया था, इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी इसको मिली, ठीक है। अब ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव्स वगैरह को मतलब मैनेज करने के लिए देश में दुनिया में क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेटअप किए गए हैं। एक तरह से कह लो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल है जो काम करता है। इसके 2 आर्म्स होते हैं, एक तो ग्लोबल टाइगर फोरम होता है और दूसरा होता है ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन्हीं के द्वारा ये जो इनिशिएटिव काउंसिल्स है ये दुनिया में काम करती है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल इट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू प्लीज रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशंस। इन तीनों को एमस्ट्राइप्स याद रखना, सेंट पीटर्स टाइगर समिट याद रखना और ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव्स याद रखना। दीज 3 आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एमस्ट्राइप्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब दोबारा मैं इसको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। ओके एक मिनट, ये थोड़ा आगे बढ़ गया। एमस्ट्राइप्स वैसे भी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। अरे भाई चल जा, हाँ जब परेशान करना होता है ना, सभी परेशान करते हैं। रुक जाओ दोस्त, रुक जाओ एक मिनट, है ना, रुक जाओ। ए एमस्ट्राइप्स, चल भाई देखो एमस्ट्राइप्स मैंने क्या बोला था, सीयर गाइस। एमस्ट्राइप्स में एक बार फिर से देख लो, इसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। 2010 एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का पूरा काम होता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये एमस्ट्राइप्स को लॉन्च करता है। पेट्रोल बेस्ड वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग है। पेट्रोल मतलब मूवमेंट, पेट्रोल का मतलब पेट्रोल डीजल वाला नहीं है, मूवमेंट है ना। कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट हो रहा है तो हम उनकी स्टडी कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ जीआईएस डेटा, है ना। जीआईएस डेटा का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहाँ कहाँ पर वो लोकेशंस हो रहे हैं। और इससे हम जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या कोई भी होता है उसकी मॉनिटरिंग, उसका मैनेजमेंट आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। और एमस्ट्राइप्स एक तरह से एक फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही काम करता है, ऐसे समझ लो। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम वी डू द स्टडी ऑफ द एनिमल्स। टाइगर का जीपीएस लोकेशन वगैरह हमें ट्रैक हो रहा होता है, ओके तो हमें टाइगर के लोकेशंस वगैरह यहाँ पर ट्रैक हो रहे होते हैं। सम कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, सम कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स पे देखो, टाइगर के कंजर्वेशन को लेके कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से टाइगर को काफ़ी दिक्कत होती है। हाईवेज और रेलवे लाइंस आर बीइंग एक्सपेंडेड इन द कॉरिडोर कनेक्टिंग कान्हा एंड पेंच टाइगर रिजर्व्स। एक तो ये आपने नुकसान पहुंचाया, ठीक है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत में हैं जो टाइगर को नुकसान पहुंचाते हैं। रेलवे लाइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द थ्रू द मेलघाट टाइगर रिजर्व्स, यहाँ पे प्रॉब्लम है। और तीसरा केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वहाँ पे ऐसा कहते हैं लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो सबमर्ज हो रहा है, ठीक है ना, इस रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ एरियाज हैं जो देयर इज अ हैबिटेट टाइगर कंजर्वेशन के लिए जरूरी थे, और ये हम ह्यूमन अपनी वजह से अपने फायदे के लिए उनको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से टाइगर की संख्या में कमी हुई थी। दैट इज सम कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। फिलहाल आपके पेपर में कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स का लेना देना नहीं है। दुनिया में पता है आपको, हम एक वर्ल्ड टाइगर डे भी मनाते हैं, या इंटरनेशनल टाइगर डे कह सकते हैं, दैट इज 29 जुलाई। और पता है 29 जुलाई क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग वाला था ना, सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो हुई थी, वो एक्चुअल में ऐसा कहते हैं 29 जुलाई 2010 को ही थी, और इसीलिए 29 जुलाई हैज़ बीन डिसाइडेड एज अ इंटरनेशनल टाइगर डे। तो ये भी याद रखना। कोशिश क्या करनी है, दुनिया में नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है, टाइगर के कंजर्वेशन से जुड़े हुए जो सपोर्ट हो सकते हैं उनको देना है। ये पूरा इंटरनेशनल टाइगर डे का इनिशिएटिव्स है, ठीक है। और इससे लोगों को थोड़ा टाइगर के लिए जागरूक किया जाता है कि भैया ये भी कोई जीव है जो हमारे अगल बगल होता है और इसकी भी सुरक्षा करनी है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ये थोड़ा ध्यान रखना, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। टाइगर ही थोड़ा लंबा भी है, बाकी टॉपिक पे इतना टाइम लगेंगे, थोड़ा बहुत वल्चर में देख सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक सो किसी में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम आपको टाइगर में ही लगेगा, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी तो टाइगर पे है। ओके, सो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है।
डेफिनेटली ये वहीं चलाया जाएगा जहाँ पर टाइगर होगा। वहाँ क्यों चलाओगे जहाँ पर टाइगर ही नहीं पाया जाता? तो ये प्रोग्राम कहाँ के लिए? जहाँ पर टाइगर होते हैं वहाँ के लिए ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और ख़ासतौर से जो ट्रांस बाउंड्री एरियाज़ होता है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच, या जहाँ पर टाइगर और ह्यूमन के बीच कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों को बचाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि पूरी दुनिया में GTRP का काम क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग का था भाई 5 साल में टाइगर की संख्या डबल करनी है। और ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का क्या लॉजिक है कि 2022 तक आते आते हमें वाइल्ड टाइगर की जो संख्या है ना पूरी दुनिया में, उसको डबल कर देनी है, GTRP का। अब बात होती है कैसे करोगे? तो ठीक है ना, इफेक्टिव मैनेजमेंट कर दो, प्रिजर्व करो, प्रोटेक्ट करो, ये आप जानते हैं, टाइगर के हैबिटेट्स को बचाओ। इरेडिकेट द पाउचिंग वॉचिंग स्मगलिंग वगैरह जो इलीगल ट्रेड हो रहा है उसको रोको, उसके टाइगर वगैरह के बॉडी पार्ट्स वगैरह को। कोऑपरेट इन ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप मैनेजमेंट और इन कॉम्बैटिंग इलीगल ट्रेड। ठीक है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। ये ट्रैफिक और साइट्स वगैरह के केस में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंगेज विद द इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज़। भाई सबसे पहले तो वहाँ के लोकल लोगों को ही ध्यान देना होगा कि वही लोग वहाँ से पार होती है चीज़ें। ठीक है, और उनको अगर वो ज़्यादा ध्यान देंगे तो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता। ठीक है, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टाइगर एंड हैबिटेट मैनेजमेंट। ठीक है, उसकी हैबिटेट को नुकसान मत पहुंचाओ, इससे टाइगर वहाँ खत्म हो सकते हैं। रिस्टोर द टाइगर्स टू देयर फॉर्मर रेंज। ठीक है ना, जिस एरियाज़ में टाइगर जहाँ जैसे मिलते थे उन एरियाज़ को फिर उस तरह से रिस्टोर करो ताकि हम टाइगर के कंजर्वेशन को नेचुरल हैबिटेट में कर सकें। देखो, कंजर्वेशन के 2 तरीके होते हैं, एक यहाँ पे भी इन सीटू होता है और एक्स सीटू होता है, और ये मैंने आपको पीछे के चैप्टर में पढ़ाया था। टाइगर के कंजर्वेशन के लिए भी इन सीटू एक्स सीटू दोनों होता है, वो भी अभी आपको बताता हूँ। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ये भी एक नई चीज़ है जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए अपनाई जा रही है। और इसका ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हैं IUCN वगैरह उससे परमिशन लेने के बाद कर रहे हैं, हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिया इज टेकिंग द परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये दुनिया में काम करता है, किसी एनिमल्स को, किसी प्लांट्स को, या कोई भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड उस कंडीशन में जा रहा है उसको बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो इंडिया में जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लाया गया 2010 NTCA के अंतर्गत, NTCA in 2010 told a bench of the Supreme Court that African cheetahs would be, देखो कहाँ से लाया जा रहा है, ट्रांसलोकेट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया। ठीक है, तो नामीबिया से अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, और कहाँ? नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मध्य प्रदेश में लाया गया। और ये परमिशन आपको बताऊं IUCN द्वारा भी दी गई है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है चीता के ट्रांसलोकेशन पे। मतलब अब टाइगर को एक जगह से दूसरी जगह यहाँ ले जा रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। और चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है देहरादून का, उसने एक प्लान भी प्रिपेयर किया था 260 करोड़ का चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। इसमें 20-25-30 करोड़ का तो पूरा का पूरा उसकी दीवार उवाल बनानी थी, उसके चारों तरफ की चौहद्दी जिसको कहते हैं, कि चीता वीता उस एरिया के अंदर है, बाहर ना जाए। ठीक है, अभी वो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा मैंने दिया पर उतना नहीं जानना, यू जस्ट रिमेंबर कि हाँ ठीक है, 260 करोड़ रुपीस का एक पूरा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लाया गया कि जहां हम चीता को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं या ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, वी शुड हैव टू कंजर्व देम और वी शुड हैव टू ब्रीड देम ऑल्सो। देखो है ना, वी शुड हैव टू ब्रीड देम। कह रहा है 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, करीब कितना खर्च करने की बात हुई थी? 25 से 30 करोड़ आउट ऑफ जितना करोड़ था उसमें से, पर इतना नहीं जाना इस लेवल पे कि क्या क्या कैसे, उतना बहुत था, 10 करोड़ रुपीज एक्सपेंडिचर्स, है ना। नौरादई सबसे सुटेबल एरिया है, सबसे सुटेबल एरिया है चीता वगैरह को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, फाइन। एज इट इज फॉरेस्ट आर नॉट वेरी डेंस टू रेस्ट्रिक्ट द फास्ट मूवमेंट ऑफ द स्पॉटेड कैट। ठीक है ना, तो डेंसिटी वगैरह इस जंगल की नहीं है, तो चीता आसानी से तेजी से दौड़ सकते हैं। नहीं तो होता कि कई जगह पे चीता ऐसे होते हैं जंगलों में फंस जाते हैं, बेचारे भी फंस जाते हैं, भूख से मर जाते हैं और अंत में खत्म ही हो जाता है। ओके, चीता इज ऑल्सो इन अबंडेंस एट दिस सेंचुरी। इसका मतलब ये नेचुरल एरिया सबसे ज़्यादा बढ़िया एरिया, ये इन सीटू हैबिटेट है, इन सीटू कंजर्वेशन है ये एक तरह से। और नामीबिया का जो चीता कंजर्वेशन फंड है, ओके, वहाँ पे ठीक है, हैज शोन दैट विलिंगनेस टू डोनेट द फेलनेस टू इंडिया। ठीक है, ये इस पे नहीं जाना फंडिंग वंडिंग पे। एंड स्टेट वाज नॉट रेडी टू फाइनेंस द प्लान कंटेंडिंग दैट इट वाज द सेंटर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, इस पूरा फंडिंग वंडिंग जो है वो सेंटर गवर्नमेंट से हुई है, यही चीज़ कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी। तो ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके पेपर के लिए। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। जैसे वल्चर का भी कंजर्वेशन है, इन सीटू भी होता है, एक्स सीटू भी होता है, आएगा वो भी आएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जिसकी शुरुआत होती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है, पर्पस एवरीबडी नो इट वेरी वेल, एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए। करना क्या है, जो एलिफेंट है ना उसका हैबिटेट जहां वो रहते हैं और उसका जो माइग्रेटरी कॉरिडोर, असल में एलिफेंट्स के गलियारे होते हैं, कॉरिडोर्स मतलब गलियारा कहते हैं एक तरह से। शॉर्टेस्ट एरिया होता है या ऐसा एरिया होता है जहां पर एलिफेंट मूव करता है एक एरिया से दूसरे एरियाज में, और उन एरियाज में बड़े डिस्टर्बेंसेस हो जाता है एलिफेंट्स को। तो एलिफेंट्स का माइग्रेशन और ये जो माइग्रेटरी नहीं होते ना, यहाँ पर एलिफेंट्स की डेथ होती है कई कारणों से। तो इन चीज़ों को साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स वगैरह से बचाना है और ये ज़रूरी है।
की फैक्ट्स क्या है, डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स एंड रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैन एंड एलिफेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द टारगेट्स। ठीक है, तो ह्यूमन, और वो तो आपने चीता में भी देखा था, है ना, चीता में भी देखा था, सेम थिंग यू विल सी हियर इन दिस केस। ठीक है, यहाँ पर पाउचिंग, अननेचुरल डेथ, इन चीज़ों को रोकना है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। और ये प्रोजेक्ट जो है पूरे इंडिया में 16 स्टेट्स, और क्यों ना हो, जहाँ पे होंगे तो एलिफेंट वहीं के लिए लाओगे। अब आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश, असम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, वेर यू विल फाइंड द एलिफेंट्स। इन्हीं स्टेट्स के लिए ये चीज़ें हैं जो लानी है। अब मेन एक्टिविटीज इस प्रोजेक्ट का क्या है, आप आसानी से गेस कर सकते हैं। जो आपने टाइगर में देखा था, हैबिटेट बचाओ, कंजर्वेशन करो, यहाँ पे भी उसे गलियारी उलियारी को बचाओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ में पॉइंट्स पढ़ता जाना, देखते जाओ। जो नेचुरल हैबिटेट है उसको फिर से रिस्टोर करो, माइग्रेटरी रूट जो एलिफेंट के हैं उसको भी रिस्टोर करो, उनका नुकसान मत करो, एलिफेंट बनने नहीं चाहिए, उन जगह से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी। जो मैन और एलिफेंट का कन्फ्लिक्ट है उसे कंट्रोल करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट और ज़्यादा करना होगा। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना होगा। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है, और सेटिंग अप ऑफ एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, एलिफेंट के रेस्क्यू सेंटर हमें बनाने होंगे जहां हम एलिफेंट्स को बचा सकें, उनको कंजर्व कर सकें। तो दीज आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो आपको यहां दिखा वन साइड। ओके, सेकंड साइड, हाथी मेरा साथी कैंपेन। एक हाथी मेरा साथी करके एक राजेश खन्ना की मूवी भी है, चल 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 मेरे हाथी वो मेरे साथी, शायद आपने सुना भी होगा। तो ये कैंपेन उसी नाम से इन्फ्लुएंस होकर लाया गया, और इसको पूरा का पूरा जो लाया गया एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये कैंपेन लाता है, और ये कैंपेन लाया जाता है 2011 में। ओके, इस कैंपेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीधा अवेयरनेस फैलाना लोगों में एक एलिफेंट और ह्यूमन के बीच का एक फ्रेंडशिप टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कैंपेन लाया गया था। ठीक है, नेशन वाइड हाथी मेरा साथी कैंपेन था, पूरे देश के लिए। और ठीक है, वैसे भी हम लोग एलिफेंट को गणेशा और किस तरीके से, हमने आप लोग को वाइल्ड लाइफ उसमें जो शेड्यूल वाले में मैंने बोला था कि एलिफेंट को हम कुछ कामों के लिए, अपने रिलीजियस कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको याद होगा, है ना। एलिफेंट कॉरिडोर्स पे बात करेंगे, जो अक्सर न्यूज़ रहता है, गलियारा, हिंदी में से गलियारा कहते हैं, कॉरिडोर्स। और कॉरिडोर्स का मतलब क्या होता है आपको बताऊं, तो एक नैरो स्ट्रिप्स होते हैं, पहले तो ये समझ लो, कॉरिडोर्स एक्चुअल में तरह के नैरो स्ट्रिप्स होते हैं, पतली सी एक लाइन एक जगह होती है जो कनेक्ट करती है दो बड़े हैबिटेट को जहां एलिफेंट्स रहते हैं, उनको हम कॉरिडोर्स कहते हैं। तो जो बड़े हैबिटेट्स को एक नैरो एक रेंज के थ्रू जो जुड़ते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं। ओके, और एशियन एलिफेंट अलायंस करके एक ग्रुप बना है, जो 5 NGOs हैं जो इसकी इनिशिएटिव करते हैं और इसको मिलकर काम करते हैं। और ये 101 एग्जिस्टिंग जो कॉरिडोर्स है ना, उनमें से 96 है ना, जो पूरे भारत में लगभग 12 स्टेट्स के अंदर है, ठीक है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ 96 आउट ऑफ 101 एग्जिस्टिंग कॉरिडोर यूज्ड बाय एलिफेंट अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया, उसको साथ मिलकर सिक्योर करना है। ओके, NGO एलिफेंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड ऑफ एनिमल वेलफेयर, IUCN नेदरलैंड, वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट और WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन द अलायंस। इस अलायंस में टोटल ये 5 अलायंस है जो नाम लिखे हुए हैं। पहला ये एलिफेंट फैमिली, ये आएगा नहीं, टेंशन मत लो। दूसरा इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, तीसरा IUCN नीदरलैंड, चौथा वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट और पांचवा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस पूरे अलायंस के ग्रुप के अंदर यही है। ओके, तो आई थिंक एलिफेंट कॉरिडोर सिर्फ ये लाइन थोड़ा याद रखना, कभी किसी ने पूछा एलिफेंट कॉरिडोर का क्या मतलब होता है, तो दो बड़े बड़े हैबिटेट ऑफ एलिफेंट जिनको बीच में जोड़ने के लिए जो लिंक रोड होती है, ऐसे समझो, उनको हमें कॉरिडोर कहते हैं। जो नैरो एरियाज होते हैं, बहुत बड़े एरियाज नहीं होते हैं, और उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, सड़कें बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, इस तरह से उनको डिस्टर्ब ही किया जाता है। इससे एलिफेंट्स में काफ़ी दिक्कतें होती है। अच्छा, माइक और ETIS भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मिनट फिर आगे बढ़ गया, रुक जाओ। माइक और ETIS भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ माइक और ETIS भी आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो वन इज द माइक एंड सेकंड इज द ETI। बताता हूँ, एक मिनट दोस्त। देखो, माइक का पूरा नाम है सॉरी, अरे रे, एक मिनट दोस्त, एक मिनट है ना, खुल जा भाई, खुल जा। याद रखना, इन्वायरमेंट में फैक्ट ज़्यादा है, डेटा ज़्यादा है, 10-10 बार सुनना एक एक वीडियोस को।
और किताब में टिक मारते रहना, उसी पे रंगते रहना, कलर करते रहना, उसी में कुछ नया मिले उसी में ऐड कर देना। माइक, माइक का पूरा नाम है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। शॉर्टकट में मत रहना, पहले बता रहा हूँ, है ना, इस सब्जेक्ट के साथ। और मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि साइंस टेक और इन्वायरमेंट दोनों का नेचर एकदम अलग है, एकदम अलग है, दोनों का नेचर एकदम अलग है, ठीक है। वहाँ पे आपको लॉजिक ज़्यादा थे, कंसेप्ट ज़्यादा थे, यहाँ पे आपको फैक्ट ज़्यादा है। फैक्ट्स के बाद आपको कंसेप्ट बनाना पड़ता है, वहाँ कंसेप्ट के बाद फैक्ट अपने आप आ जा रहे थे। ओके, अब देखो साइट्स के अंतर्गत, साइट्स हम लोगों ने पीछे बात किया हुआ इंटरनेशनल, ठीक है, साइट्स के अंदर ही माइक प्रोग्राम है, साउथ एशिया में 2003 में लाया गया। माइक, माइक का मतलब होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। गलत तरीके से, नाम ही कर, गलत तरीके से जो हम एलिफेंट को मार रहे हैं उसको मॉनिटर करना है, उसको चेक करना है, यानी इलीगल किलिंग नहीं होनी चाहिए। और यूएन का जो साइट है ये, तो ये भी कंफर्म हो गया, साइट ही जो है ये यूएन का जो साइट है, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन ऑफ ये ट्रेड और वगैरह है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, यही एक्चुअली माइक को लेकर आया। हम लोगों ने पीछे साइट्स में माइक के बारे में बात किया था, जब चैप्टर नंबर 9 पे हमने बात किया था। थोड़ा दिमाग लगाओ, उस चैप्टर पे जाओ, आपको मिल जाएगा। माइक का एम यही कि जो एलिफेंट रेंज स्टेट्स है ना, उनको कोशिश करनी है उन जगह पर जो एलिफेंट के पॉपुलेशन उसको मॉनिटर करना है, जिससे हम वहां पर चीज़ों को चेक कर सकें कि क्या इलीगल किलिंग एलिफेंट की हो रही है। अब एलिफेंट के दांत हैं, उसके बॉडी पार्ट्स हैं, अरे एक कहावत है हिंदी में, है ना, मरी हाथी भी 1.25 लाख की। अब बोलने की जरूरत ही क्या है, सब मरी हाथी 1.25 लाख की, भैया जिंदे हाथी में से क्या उसका प्राइस होगा, सोचो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब क्या है। और जिंदा के बाद अगर आप मार देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक तो क्राइम भी कर रहे हो और दूसरा माइक का वायलेशन कर रहे हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक सर्वर, ये आप आसानी से गेस कर सकते हो, सिर्फ पढ़ना होता है बस, सिंपल टू एक्सेस द पैटर्न ऑफ पाउचिंग एंड इलीगल हंटिंग, कहीं भी पाउचिंग ना हो और इलीगल हंटिंग ना हो, ठीक है। डिटरमाइन द चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ पाउचिंग एक्टिविटीज, समय के साथ जो पाउचिंग एक्टिविटी बदल रहे हैं, एक ही तरह की ट्रेंड तो चलाते नहीं है। टू कोरिलेट द डिसीजन ऑफ कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है, विच चेंजेस द पैटर्न ऑफ द पाउचिंग टू सी इफ द डिसीजन यील्डिंग रिजल्ट्स आर नॉट, ठीक है ना। तो कोप की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग होती है साइट्स वगैरह की, उसके अंदर भी जो नए नए पैटर्न वगैरह डिस्कस जो हो रहे हैं, ठीक है, पाउचिंग वगैरह के लिए उसके डिस्कशंस होते हैं और उसको निपटाने का तरीका पे जो डिस्कशन होता है। तो माइक याद रखना कौन लेकर, माइक साइट जो भारत में है इंटरनेशनल लेवल पे जिनके प्रोटेक्शन के लिए काम हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये नाम है, चिरंग रिपू असम, धांग पाटकी असम, ईस्टर्न डुआर्स वेस्ट बंगाल, दियोमाली अरुणाचल प्रदेश, गारो हिल्स मेघालय, मयूरभांज उड़ीसा, मैसूर कर्नाटका, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड और वायनाड केरला, ये चीज़ें। एक और चीज़ है माइक के साथ जिसको हम कहते हैं ETIS, ये भी यहीं जानना होगा। ETIS का पूरा नाम है एलिफेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम। माइक का ETIS दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी रिमेंबर। अगेन आई रिपीट, ETIS का पूरा नाम है एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी हम एलिफेंट की किन चीज़ों को कहाँ पर किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, इन चीज़ों को ट्रैक करना है। यानी जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, इवोरी है ना, आइवोरी और अदर एलिफेंट फूड, एवोरी मतलब उसका जो दांत होता है, टस्क वाला पार्ट होता है, उसका बड़ा डिमांड होता है, बड़ी मेडिसिन में उसका बड़ा यूज़ होता है, पता नहीं यूनानी और कहाँ किस मेडिसिन उसका बड़ा यूज़ होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो इलीगल ट्रेड हो रही है ना, हाथी दांत के, आइवरी वगैरह है ना, इन चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इलीगल ट्रेड्स को। ओके, अब यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। माइक और ETIS में डिफरेंस क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव दोनों का है कि एलिफेंट को सुरक्षित करना, पर तरीके अलग हैं। माइक क्या है, इट एम्स टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज द लेवल एंड ट्रेंड्स इन इलीगल ट्रेड रेदर देन इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर इसके जो पार्ट्स है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको चेक करना है ETIS में, और माइक में देखना है कि जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट हो रहा है ना वो ना हो, ठीक है। तो एलिफेंट की ज़िंदगी बचानी है, उसकी संख्या बढ़ानी है माइक, और उसके जो बॉडी पार्ट्स वगैरह का इलीगल ट्रेड हो रहा है ETIS। दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, फंसना नहीं। अब यहाँ पे देखो कुछ रिपोर्ट्स हैं ट्रैफिक के, और एक चीज़ है गज यात्रा। गज वैसे भी हम लोग हाथी के लिए यूज़ करते हैं, हिंदी में अगर देखो तो हाथी को गज भी कहते हैं। ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। ये इस ट्रैफिक भी जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे माइक और ETIS पढ़ाया था। एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करता है, एनिमल्स और प्लांट सबके लिए। गज यात्रा क्या है सुन लो, गज यात्रा एक नेशन वाइड कैंपेन है, एलिफेंट को बचाने के लिए लाया गया, 2017 में लाया गया, और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को लाया गया गज यात्रा। तो गज यात्रा इटसेल्फ डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। और जो जहाँ पर 12 भारत में जो 12 स्टेट है ना जहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं,
ओके, वहां पर लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन लाया गया था, ठीक है ना। दिस कैंपेन्स का पूरा मतलब था अवेयरनेस फैलाना, जो एलिफेंट के कॉरिडोर्स वगैरह उनको बचाया जाए, ठीक है, और उनका जो फ्री मूवमेंट हो रहा है हैबिटेट्स वगैरह में वो होता रहे, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे एक गलियारे से दूसरे गलियारे में जा रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो गज यात्रा के नाम से थी। तो गज यात्रा एक कैंपेन था जो 2017 में लाया गया था, एलिफेंट्स के बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना, और उनके जो एरियाज़ हैं उनको कंजर्व करना, उनके एरियाज को कंजर्व करना, उन्हें बचाना। आगे आपको लिए चलते हैं प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के लिए, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। दो हमने पढ़ लिए और दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दैट वाज अ टाइगर, चीता देख लिया, उसके बाद हमने सेकंड पर क्रोकोडाइल देख लिया, सॉरी एलिफेंट देख लिया। अब हम आते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट पर। ओके, तो एक हमने टाइगर के साथ चीता हो गया वहीं पर, और फिर हमने देख लिया दूसरा दैट इज अ एलिफेंट। अब आते हैं हम क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में। देखो, घड़ियाल एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN की रेड लिस्ट में, IUCN पे हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेस। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है 1975 में लाया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया जाता है, और इसको सपोर्ट कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और UNFAO, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोजेक्ट का पूरा एम यही होता है कि जो नंबर ऑफ घड़ियाल हैं, उनके जो हैबिटेट्स हैं ना, उनके जो हैबिटेट्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, और कैप्टिव ब्रीडिंग और रेयरिंग प्रोग्राम लाया जाए, मतलब रेयरिंग किया जाए। मतलब कहने कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि मतलब अपने ऑब्जर्वेशंस में उनकी ब्रीडिंग वगैरह को बढ़ाया जाए, जिनको उनके नंबर्स वगैरह बढ़े। तो इससे क्या होगा? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी है कि जो कंजर्वेशन जो है ना, हम वहीं करेंगे जहाँ पर उनका जो हैबिटेट है, ठीक है ना, मतलब उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करो, और वहाँ पर उन जो क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी संख्या को बढ़ाओ। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है आपके कंट्रोल के अंदर जो हम फर्टिलाइजेशन वगैरह करा के उनके नंबर बढ़ाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स आई डोंट थिंक सो किसी को बताने की जरूरत है, आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रोग्राम का पूरा उद्देश्य यही है कि जो क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन वो बढ़े, उनके हैबिटेट्स को बचाया जाए, क्रोकोडाइल की जो सेंचुरीज वगैरह है ना, उनको प्रमोट किया जाए कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, रेयरिंग के थ्रू, गवर्नेंस प्रोग्राम लाया जाए, और लोकल लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। यह है पूरी की पूरी कहानी। नहीं जाना, ठीक है। 4000 घड़ियाल एलिगेटर्स, 1800 मुगलर या क्रोकोडाइल्स, और 1500 जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, है ना, इनकी संख्या बढ़ाई जाए इसकी वजह से। अगला हम चलते हैं, क्रोकोडाइल इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, अगला हम चलते हैं सी टर्टल पे। ओके, UNDP का प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी टर्टल प्रोजेक्ट, कछुए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड UNDP सी टर्टल प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था? ओलिव राइडले जो टर्टल्स हैं उनको कंजर्व करना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओलिव राइडले जो टर्टल्स हैं उनको कंजर्व करना, यह है UNDP का सी टर्टल प्रोजेक्ट। 10 इंडियन स्टेट्स हैं जहां पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया। आपको जहां पर कंडीशंस होंगी, हैबिटेट होंगे, वहीं पर आप इन चीज़ों को लाओगे। करना क्या है? हमें जो सी टर्टल्स है ना, उसके मैपिंग जो एरियाज हैं जहां पर उनकी ब्रीडिंग्स हो सकती है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, पहली चीज़, ठीक है। और इतना ही नहीं, सिर्फ उन एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं करना, जिस एरियाज से उनका मूवमेंट होता है टर्टल्स वगैरह का, वो भी बड़े सेंसिटिव एरियाज होते हैं, उनको भी बड़ा चेक करना है, उनको भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, सी कोस्ट वगैरह के एरियाज में, ताकि उनको किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, और फ्रीक्वेंटली जो टर्टल्स है वो उस एरिया से दूसरे एरिया से मूव करें, ठीक है। एक तो ये है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि जो टर्टल्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंटली मूवमेंट होता है समुद्र वगैरह में, एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो जिस एरिया में मूव होते हैं, जैसे माइग्रेशन नहीं होता एडवर्स कंडीशन में, रशियन बर्ड्स इंडिया में आते हैं, ऐसे इनके भी मूवमेंट होते हैं। तो मूवमेंट्स में किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब आपके एरियाज में अगर सीवियर कंडीशन है और यहाँ पे अगर आप रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, तो हाउ दिस एनिमल विल मूव टू अदर एरियाज? तो दे विल हैव अ डिफिकल्टी ना, तो यहाँ पे मर सकते हैं। तो वही कह रहा भाई, 1000 ऑफ द सी टर्टल्स माइग्रेट, सेवरल थाउजेंड्स to the Indian eastern coast for the breeding and nesting in winter, especially olive red light turtles। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। यूपीएससी के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अपने अंडे देने के लिए उस जगह पे जाते हैं ये, स्पेशली ओलिव रेड लाइट टर्टल्स। ओके, तो यहाँ पर एक तरह से ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको क्या करता है, एक साइंटिफिक गाइडलाइन देता है, ठीक है ना। और जनरली कोशिश ये होती है कि जो ओलिव रेड लाइट टर्टल्स हैं उनकी मॉर्टेलिटी और प्रिकॉशंस किया जाए, और ठीक है, वहाँ पर लोग टूरिज्म पर्पस के लिए जाएँ, कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई भी एक्टिविटी ना की जाए जिससे उनको किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट हो। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम सैटेलाइट टेलीमेट्री भी डेवलप करते हैं, और उनका जो माइग्रेटरी रूट्स होता है समुद्र में ना, उसकी स्टडी भी करते हैं, उनको जानने की कोशिश भी करते हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, थ्रू द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। वल्चर कंजर्वेशंस है ना, वल्चर कंजर्वेशंस,
अगला आते हैं वल्चर कंजर्वेशन। अच्छा, वल्चर पे आपके पेपर में मेन से भी क्वेश्चन पूछा गया 2012-13 के आसपास। उस टाइम में वल्चर जो था बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन भी था। वैसे वल्चर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, स्कैवेंजर्स होते हैं जो लाशों को ढूंढने वाले, है ना, या डेड बॉडी वगैरह को खा के खत्म कर देते हैं। इसको स्कैवेंजर्स कहते हैं, इंग्लिश में वी आर कॉलिंग देम एज स्कैवेंजर्स। और वल्चर्स जो होते हैं ओरिजिनली जो होते हैं वो नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान में मिलते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। ओके, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान ये आपको यही मिलेंगे। 2002 में 2 से अगर देखा जाए तो जो इंडियन वल्चर्स हैं, है ना, इंडियन वल्चर्स हैं 2002 से ये क्या हो चुके हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं। और इनकी संख्या कम होने के पीछे जो रीजन दिया गया वो डाइक्लोफेनेक दिया गया। डाइक्लोफेनेक एक दवा है जिसने पॉइजन की तरह काम किया। डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर होता है, ठीक है, ये जानवरों को दिया जाता है। तो जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ये डाइक्लोफेनेक इकट्ठा होता है। जब ये स्कैवेंजर्स, वल्चर्स उनकी डेड बॉडी को खाते हैं, जानवरों की लाशों को, है ना, तो उनकी बॉडी में चले जाते हैं। किसके अंदर? वल्चर्स के अंदर। और वल्चर्स की किडनी विडनी रीनल सिस्टम जो होता है फेल हो जाता है, बेचारे मर जाते हैं। और इसकी वजह से अच्छा खासा वल्चर का पॉपुलेशन कम हुआ है। और उस जमाने में क्वेश्चन पूछा गया था 2012-13 के आसपास। तो यही पूरी चीज है, इज अ पॉइजनिंग। डाइक्लोफेनेक ड्रग पॉइजनिंग हैज बिकम द रीजन फॉर द डेथ ऑफ द इंडियन वल्चर्स, क्योंकि इसकी वजह से उसकी किडनी जो होती है, रीनल जो सिस्टम होता है वो फेल हो जाए। कैसा, कितना इंटरेस्टिंग है ना। हमने किसी कैटल्स को दिया, वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं कैटल्स को देते हैं, पेन वेन होता है लगा दो डिक्लोफेनेक तो हम लोग भी लेते हैं, कभी मिलते हैं कभी बंद हो जाते हैं। 97 to 99% ऑफ जो पॉपुलेशन है ना इंडियन वल्चर्स की, वो कम हुई है। और व्हाइट रम्ड वल्चर जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश और इंडिया फ्रॉम 1993 to 2002, ठीक है, जो आपको सामने है। मतलब सीधा देखो, देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 97 to 99% ऑफ पॉपुलेशन इंडियन वल्चर एंड व्हाइट रम्ड वल्चर इन द पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया फ्रॉम 1993 to 2002। मतलब इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ठीक है, मतलब 10 सालों के अंदर सोचो 97 to 99% वल्चर हर जगह से कम हो जा रहे हैं। ओके, हर जगह से कम हो जा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, एनीवेयर गाइस। तो ये ड्रास्टिकल जो डिक्रीज हुई है ना, इसको लेकर काफी सेंसिटिव इशू था ये। और ये सबके पीछे डिक्लोफेनेक ही रीजन है। डिक्लोफेनेक है क्या? तो डिक्लोफेनेक स्टेट पीसेस में भी खूब क्वेश्चन पूछे गए। डाइक्लोफेनेक है ना, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स था, जैसे बॉडी में स्वेलिंग वेलिंग नहीं होती है, रुकती है ना। ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ऐसी कोई भी चीज जिसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजन हो सकती है, फीवर आ सकता है, पेन वगैरह हो सकता है, उन सब केसेस में जो विंड्स, घाव वगैरह डिजीज होती है, उस केसेस में डिक्लोफेनेक दिया जाता है। पर ठीक है, ये रीनल फेल्यूर है वल्चर्स का, ये मैंने आपको बता दिया कैसे। एसिडिटी सिस्टम वगैरह डैमेज हो जाता है। और वैसे भी डिक्लोफेनेक है क्या? एक पेन किलर है जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम से जानते हैं, NSAID के नाम से जानते हैं। ये नाम अभी कई बार आएगा, कंफ्यूज मत करना। आपके पेपर में डाइक्लोफेनेक को NSAID के नाम से लिखा होगा तो डोंट बी कंफ्यूज, नॉन स्टेरॉइडल है, ये स्टेरॉइड नहीं है। जो आपने कोविड के केस में देखा था स्टेरॉइड्स दिया गया, काफी उसका साइड इफेक्ट रहा। तो इट्स नॉट अ स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल, पहली चीज। इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, जो सूजन वूजन और जो उस तरह की चीजें होती, घावा नहीं होने देता। गॉट इट? इन दिस केस दिस इज बेनिफिशियल। ओके, सो डाइक्लोफेनेक का पूरा केस है। और बाद में 2006 में गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला डिक्लोफेनेक को बैन करो। और डाइक्लोफेनेक ही नहीं, डाइक्लोफेनेक की तरह और भी चीजों को बैन किया गया जिनमें इसी तरह की प्रॉपर्टी थी जो किडनी विडनी इस तरह के सिस्टम को फेल करते थे। 2006 में गवर्नमेंट प्लान लाती है, वल्चर रिकवरी प्लान, और यहां से इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाता है। वल्चर्स को कंजर्व करने के लिए जो काम करता है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। BNH पूरी जिम्मेदारी लेता है और इससे कंजर्वेशन की। वल्चर कंजर्वेशन के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग करना, रिसर्च और डेवलपमेंट होना, ये चीजें जरूरी है। और खासतौर से वल्चर के जो हैबिटेट्स हैं उनको बचाना है। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वल्चर्स की जो खाने की चीजें हैं ना, वो बहुत ही कंट्रोल तरीके से दुनिया में वल्चर्स को दी जाने लगी। वल्चर्स को उन्हीं जगह पर रखा गया जहां पर इस तरह के केमिकल्स इंजेक्शंस नहीं दिए जाते थे कैटल्स को। आपको दिखाता हूं मैं। यहां 2 चीजें हैं, जरा ध्यान देना। एक, पहला वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर VCBC, एंड सेकंड वन इज व्हाट, जटायु एंड स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। और आपको ये ऊपर वाला जो सेंटर है ना, वो हरियाणा में मिलेगा। ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा लाया गया है। ये कोलैबोरेशन इनिशिएटिव्स है। 3 स्पीसीज जो वल्चर्स के हैं, द व्हाइट बैग्ड, द लॉन्ग बिल्ड एंड स्लेंडर बिल्ड, है ना, ये तीनों जो खत्म हो रहे हैं ना, इनको बचाने के लिए लाया गया है। पहली चीज, जटायु स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर क्या, दुनिया का लार्जेस्ट फैसिलिटी ऑफ ब्रीडिंग है, कंजर्वेशन है इंडियन वल्चर्स का। और हाउस स्पैरो का, है ना, जो घर के अंदर स्पैरो वगैरह पाए जाते हैं, कबूतर वगैरह जिनको कहते हो, इसे कंजर्वेशन के लिए ये ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया।
और ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा बीर सीखारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पिंजौर में है। पिंजौर मतलब ये हरियाणा में पड़ता है। तो वेयर इज इट? बीर सीखारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द टाउन ऑफ पिंजौर, जो कि हरियाणा में आता है। और ये मैनेज कौन कर रहा है? जो हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी दोनों जगह पे। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टिल वंस अ यूपीएससी क्वेश्चन। ओके, वंस इट इज अ यूपीएससी क्वेश्चन। हम लोग लास्ट में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर भी कुछ टिप्पणियां करेंगे। बीएनएचएस ऑलवेज इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो वल्चर डे कंजर्वेशन में अच्छा खासा बीएनएचएस का सपोर्ट है। और हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पर अच्छा खासा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर वेंटर बनाया जा रहा है, जटायु वाला, स्पैरो वाला, ध्यान रखना। स्पैरो वो होता है ना, क्या नाम है, गौरैया बोलते हैं स्पैरो, है ना। स्पैरो कबूतर नहीं भाई, है ना। स्पैरो, स्पैरो सुना होगा। जैसे स्टेट बर्ड्स है गौरैया, स्पैरो। ओके, दिल्ली की काफी कम हुई उनके नंबर्स। शीला दीक्षित की जब सरकार थी, है ना, दिल्ली में, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में कहते थे कि जो शीला दीक्षित ने टावर्स वार्स लगाए ना, टावर्स, मोबाइल टावर्स, उसके से स्पैरो जो है उनकी संख्या कम हुई है। गौरैया ब्राउन कलर की बर्ड होती, छोटी छोटी ची 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 सुबह उठ के करती है सुबह। वल्चर एक्शन प्लान, अब वल्चर एक्शन प्लान भैया इंडिया का एक ही मिनिस्ट्री है, MOEF&CC, ठीक है। वही लेकर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 2025 के लिए। और जहां पर हम कुछ टारगेट्स बनाते हैं वल्चर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? उद्देश्य यही है कि हम ड्रग कंट्रोल करें, वही जो डिक्लोफेनेक टाइप की चीजें, मिनिमम यूज ऑफ डिक्लोफेनेक किया जाए, पॉइजनिंग ऑफ प्रिंसिपल फूड एंड वल्चर, ठीक है। जिन कैटल्स वगैरह में इस तरह की चीजें आ गई हैं उनको बचाया जाए वल्चर के फूड बनने से, ठीक है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने साफ कहा, ऑटोमेटिकली रिमूव अ ड्रग फ्रॉम द वेटनरी यूज फाउंड टॉक्सिक ऑफ वल्चर्स। इस सीधा बोला, इन दवाइयों को हटाओ यहाँ से, जो ये खतरनाक है और वल्चर की संख्या खत्म हो रही है। पेन किलर्स वगैरह के फॉर्म में जो कैटल्स को दिए जा रहे हैं। डिक्लोफेनेक के अलावा और भी जो डिक्लोफेनेक की प्रॉपर्टी वाले होते हैं, जैसे एसिक्लोफिनैक, कीटोप्रोफेन, ये सारी की सारी दवाइयां भी बैन की गई। एडिशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाए, ठीक है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर के साथ कुछ और भी। इंप्लीमेंट द वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम, जहां पर वल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक है। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, कंजर्वेशन प्लान लाया जाए, ठीक है। ये आप गेस कर सकते हैं। टू डिक्लेयर अ वल्चर सेफ जोन, जहां पर हम वल्चर को सेफली रख सकें, जहां पर कुछ उल्टे सीधे फूड्स नहीं है, कराकेसेस नहीं है जिनमें डिक्लोफेनेक हो। टू बिल्ड अ 4 रेस्क्यू सेंटर फॉर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है। एक तो पिंजौर इन द नॉर्थ, भोपाल इन सेंटर इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, और हैदराबाद साउथ इंडिया में। यहां पर 4 रेस्क्यू सेंटर्स हैं, ठीक है, टू बिल्ड है। और ये सब इसी है ना, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर ही इनिशिएटिव्स है। सेव करके जो प्रोग्राम है वो क्या है इनिशिएटिव्स? सेविंग एशिया वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। कभी सेव आएगा तो मार देना। सेव का पूरा नाम फिर से बोल देता हूं, सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन इनिशिएटिव्स। कंसोर्शियम ऑफ 24 पार्टनर्स वर्किंग टुगेदर। इनके एनुअल रिव्यूज होते हैं, वल्चर के सेंसस किए जाते हैं, वल्चर्स के पॉपुलेशन को चेक किया जाता है बहुत ही माइन्यूटली कि उनके नंबर में किस तरह से गिरावट हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतने कम नंबर है, उनको बहुत ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तो तुरंत ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भाई, और क्या देख रहे हो। और ये सेंसस वेंसस का जो काम होता है वल्चर का, वो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा ही ऑर्गेनाइज होता है। वल्चर रेस्टोरेंट क्या होते हैं? वल्चर रेस्टोरेंट वो जगह होती है जहां पर वल्चर को ठीक सा फूड दिया जाता है, जो नॉन टॉक्सिक फूड होता है, उनकी किडनी को फेल नहीं करता है और वल्चर की पॉपुलेशन को बढ़ने में मदद करता है, वही है वल्चर रेस्टोरेंट। और इसका सबसे बढ़िया जो क्षेत्र है जहां पर शुरुआत इसी की गई वो है नेपाल। इसकी सबसे पहली शुरुआत वहीं पर हुई है और अच्छे लेवल पर शुरुआत हुई है, जो एक तरह से एक लेसन है दुनिया में जहां जहां पर वल्चर उनके लिए। अब बात करते हैं, वल्चर रेस्टोरेंट इज एन अनडिस्टर्ब्ड एरिया वेयर नॉन टॉक्सिक पॉइजनस फ्री मीट एंड कराकेसेस आर अवेलेबल। अब समझ चुके हो क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा, यहां पर सेफ फूड सोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, क्लीन हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, अनवांटेड कैरेसेस ना हो। फार्मर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर वेस्ट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे, ठीक है ना। और अगला, vulture feeding projects like these restaurants have been implemented successfully internationally with a reason in the Nepal, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, that started to provide a clean carcasses जिसमें उल्टी सीधे एक्टिव चीजें नहीं है, उस carcasses मतलब डेल बॉडीज वगैरह। doubling of nesting pairs of vultures in just 2 years according to bird conservation नेपाल, है ना इंटरेस्टिंग। नेपाल में तुरंत वल्चर की संख्या डबल हो गई सिर्फ 2 साल के अंदर, ये एफर्ट करने से। तो ये आपको एक अच्छा एग्जाम्पल। तो वल्चर रेस्टोरेंट अगर कभी आता है, आई डोंट थिंक सो यू पीपल हैव अ प्रॉब्लम। सही फूड दो जहां पर डिक्लोफेनेक टाइप की चीजें ना हो।
अगर हम वल्चर के कंजर्वेशन की बात करें, मैंने बोला एक्सीटू कंजर्वेशन भी होता है, इनसीटू कंजर्वेशन भी होता है। इनसीटू जहां जो चीज मिलती है उसको वहीं कंजर्व करो, एक्सीटू वहां से दूर ले जाकर कंजर्व करो। अब देखो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो हरियाणा में बनाया गया, ये एक तरह का क्या है, एक्सीटू कंजर्वेशन जोन है, ठीक है ना, जहां पर वल्चर रिसर्च फैसिलिटी है 2005 में और वल्चर पे काम किया जा रहा है। एशिया का पहला ही है। 9 वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है जो भारत में आज सेटअप है, जैसे रानी, गुवाहाटी, पिंजौर, बक्सा, वेस्ट बंगाल, भोपाल, ऐसे मिलाकर, जिनको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मैनेज कर रही है। दूसरा, तीसरा जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो अभी आपने देखा था, इवन यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है जो वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है जो सेटअप किया गया स्पेशली एशियन किंग वल्चर को कंजर्व करने के लिए। अगला, सेंट्रल जू अथॉरिटी भी है जो चार सेंट्रल जू अथॉरिटीज मैनेजेस 4 मोर सेंटर्स, जूनागढ़ इन गुजरात, नंदा कानन उड़ीसा, हैदराबाद तेलंगाना और मूता इन रांची। तो ये एरियाज हैं जहां पर सेंट्रल जू अथॉरिटी भी कंजर्वेशन प्लान मैनेज कर रहा है। तो कंजर्वेशन एक्सीटू का मतलब होता है यहां पर हम उस तरह की कंडीशन बनाकर और उनकी ब्रीडिंग कराकर उनकी संख्या को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये है कंजर्वेशन। और इन सीटू क्या होता है, इन सीटू का मतलब क्या होता है, जहां पर जनरली क्या करना है, जो वल्चर नेचुरली पाए जाते हैं उनके उस एरिया से 100 किलोमीटर तक के एरिया को क्लीन रखना है। क्लीन रखना मतलब ऐसे एनिमल्स के डेड बॉडी नहीं होने चाहिए जिनमें डिक्लोफेनेक टाइप की चीजें, यही आपको मिलेंगी। इन सीटू जहां पे एनिमल है वहीं पे कंजर्व करेंगे, अगल के एरिया को ठीक कर देंगे, उनको ले जाके जैसे पीवीएस वाले यहां ले जाके 4 सेंटर बना रहे हैं वहां इकट्ठा करके डेवलप कर रहे हैं, वो वाली चीज नहीं है। एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर एरिया डेजिग्नेटेड एज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वल्चर्स, ध्यान रखना, मेड फ्री ऑफ डिक्लोफेनेक ड्रग इन द कैराकेसेस ऑफ एनिमल्स, मैंने आपको बता दिया। और साइट्स फॉर द रिलीज ऑफ वल्चर इन द फ्यूचर, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, बीएनएचएस की मदद से, बीएनएच मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की मदद से इन सीटू कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स अपनाए गए जहां पर पाए जाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं इंडिया राइनो विजन। ओके, अब आपको लिए चलते हैं इंडिया राइनो विजन आईआरवी। वही राइनोसोर्स की बात होती है, 1 हॉर्न राइनोसोर्स को काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस सेंचुरी है ना, जिसपे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और ये आपको ध्यान देना है। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो इंडियन राइनो विजन क्या है, ठीक है, कहां का राइनोज है पहले आपको ये जानना है, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। ओके, सो इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, ये वो जगह हैं जहां पर 1 हॉर्न राइनोसोर्स या इंडियन राइनोसोर्स जो मिलते हैं। ओके, दे आर अवेलेबल इन दीज एरियाज। अब आपको समझ में आ गया दुनिया में कहां है। ओके, ऐसा बोला जाता है कि 1900s, बाय द अर्ली 1900s, 19 है ना, नेपाल और बांग्लादेश में 1 हॉर्न राइनोसोर्स की संख्या करीब करीब जस्ट 200 के आसपास रह गई। मतलब इस हिसाब से हमें जगहों को नुकसान पहुंचाया जहां पर राइनोवोर्स वगैरह रहते थे, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन किया, जगह को हमने नुकसान पहुंचाया, जिससे लगातार इनका पॉपुलेशन गिरता चला गया। और 1 हॉर्न राइनोसोर्स या इंडियन राइनोसोर्स जो है जस्ट 200 इंडिविजुअल्स रह गए नेपाल और बांग्लादेश में। ये आपको बता रहा है हैबिटेट को नुकसान मत पहुंचाओ जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। और आपको मैंने कहा था नेशनल पार्क वगैरह में क्या होता है, हैबिटेट का ही कंजर्वेशन होता है, याद रखना, ठीक है। पाउचिंग वगैरह जो है अभी भी देखो राइनोसोर्स की चल रही है, राइनोसोर्स की चल रही है। 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडियन राइनोसोर्स रिसाइड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। सोचो पूरी दुनिया में 70% जो है वो काजीरंगा, और काजीरंगा वैसे भी मैंने आपको बोला था एक फ्लैगशिप है, यू रिमेंबर, 1 हॉर्न राइनोसोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। और बताऊं ये जो एरिया है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जितना इसका पीक हो सकता है, जितने एनिमल रह सकते हैं उतने रह रहे हैं इसमें, उससे ज्यादा भी इसमें एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। ये अभी की कंडीशन है ना, जब मैंने ये नोट्स बनाए थे, है ना। इसीलिए यहां पर और ज्यादा हम अगर चाहें तो एनिमल की संख्या यहां नहीं बढ़ा सकते। इट्स ऑलरेडी मोर राइनोसोर्स कैन बी एकोमोडेटेड, है ना, इवन ऑलरेडी एकोमोडेटेड है, और ज्यादा इसको एकोमोडेट करने में दिक्कत आती है। इंडिया राइनो विजन 2020 क्या है, ठीक है, नेशनल, स्टेट, लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे एक पार्टनरशिप के लिए इंडिया राइनो विजन लाया गया। कोशिश यही करनी थी कि जो असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, WWF इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, ये सब मिलकर राइनो की नंबर्स को बचाने की कोशिश करेंगे और राइनोस की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इंडियन राइनो विजन जो 2020 लाया गया ये मैंने आपको दिखा दिया, और ये हर लेवल पे हुआ है, गवर्नमेंट, लोकल, पार्टनरशिप, एवरीथिंग दे वर्क टुगेदर स्पेशली टू इंक्रीज द नंबर। गोला विजन क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन जो 1 हॉर्न राइनोसोर्स का है वो 3000 के आसपास पहुंचाना है। ओके, जो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो डिसाइड किए गए हैं, है ना, राइनो विजन 2020 में, है ना, वहां पर इनकी पॉपुलेशन को 3000 के आसपास पहुंचाना है। अच्छी चीज है।
IRB, Indian Rhino Vision, IRB मतलब Indian Rhino Vision is supported by the Save the Rhino International, Save the Rhino International SRE कहते हैं, जो IRF है, IRF के थ्रू है ना, इंडियन राइनो रिनो फाउंडेशन एक तरह का है। फिलहाल इससे बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें और आपको बता देता हूँ। रिलोकेशन ऑफ इंडियन राइनोज टुक प्लेस इन 2008, कहाँ से कहाँ लाया गया मैं आपको बताता हूँ। पवितोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क से उठाकर मानस नेशनल पार्क में लाया गया। 18 राइनोसोर को मूव किया गया, उनको बचाने के लिए, उनकी ब्रीडिंग को अच्छा करने के लिए। ओके, और मानस नेशनल पार्क एक तरह से क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। ओके, और यहाँ पर एक्चुअली बताऊँ तो यहाँ पर पहले ना पाउचिंग क्राइसिस वगैरह पहले होती थी, बाउचिंग वगैरह होती थी, वहाँ उन चीज़ों को रोका जाएगा। और वैसे भी वन हॉर्न राइनोसोर जो है वो वनरेबल है IUCN की रेड लिस्ट में, वनरेबल कैटेगरी जो आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में। 2 और स्पीसीज होते हैं राइनोस की जो एशिया में मिलते हैं, इन एशिया जावान एंड सुमात्रा राइनो आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है ना। तो जावा और सुमात्रा राइनोस जो होते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोस 2019 में हुआ था, इसमें एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था स्पेशली इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए, वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए। और एशियन राइनो जो होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल में पाए जाते हैं। टोटली फैक्ट। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है इट वाज अडॉप्टेड इन द सेकंड मीटिंग ऑफ एशियन राइनो रेंज कंट्रीज, जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, उस पर नहीं जाना बहुत ज़्यादा। इस डिक्लेरेशन में ही साइन हुआ था कि ठीक है, जो कंजर्व एंड रिव्यू द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन आर राइनोसोर्स, जावन एंड सुमात्रा राइनोसोर्स एवरी 4 years टू रेसेस, ठीक है। तो जो भी राइनोसोर्स को हम कंजर्व करें, उनकी संख्या को हर 4 साल के अंदर हमें एक्सेस करना होगा। और हमें ये भी कोशिश करनी होगी, उनके हेल्थ इश्यूज़ वगैरह को चेक करना होगा, उन्हें कोई बीमारियां, कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, उस तरह की चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना होगा। और बहुत सारे कोलैबोरेटिंग और स्ट्रेंथिंग तरीके से हमें क्या करना होगा, उनके नंबर्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स वगैरह भी करना है। प्रोजेक्ट लाइन पर चलते हैं। ओके, अब हम लोग करीब करीब लास्ट टॉपिक पे हैं, प्रोजेक्ट लाइन की तरफ। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट लाइन इज द लास्ट वन, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन में हम चलेंगे इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो एशियाटिक लाइन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है जो लाया गया। और देखो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात में है ना, अगर देखा जाए तो ये लास्ट वाइल्ड पॉपुलेशन है एशियाटिक लाइन का, जहाँ पे आपको यहाँ मिलता है एशियाटिक लाइन, तो यहाँ बहुत बचा के रखना है। एंड इट इज ओनली एंडेमिक इन दिस एरिया गाइस, दिस इज ओनली एंडेमिक इन दिस एरिया, दिस इज ओनली एंडेमिक इन दिस एरिया, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन एम्स टू हैव अनदर रीजन टू हैव एन ऑटोनॉमस पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लाइन एट कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी थोड़ा एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। ऑटोनॉमस पॉपुलेशन एशियाटिक लाइन का कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में भी आपको मिल जाएगा। गुजरात इज अगेंस्ट द ट्रांसलोकेशन ऑफ द एशियाटिक लाइन एंड हैज प्रोटेस्टेड, ठीक है। तो ठीक है, लोगों ने यहाँ से अपने लाइन को ले जाकर इस एरियाज में ट्रांसलोकेट करने की बात की, तो गुजरात वालों ने उसका प्रोटेस्ट किया। ये सब कुछ न्यूज़ है, पर इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देश के अंदर वन स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या इसको डिस्कशन करना, और ना ऐसे कोई कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन आपके पेपर में दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट लाइन को जो हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोजेक्ट लाइन के अंतर्गत, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस हैं। एक तो जैसे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकल आपको एक प्रॉब्लम मिल जाएगी। दारा जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे आपको दिक्कत मिलेगी। कुंभलागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिक्कत मिलेगी। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में दिक्कत मिलेगी। हर जगह की रीजन अलग अलग है जहां पर प्रोजेक्ट लाइन को हम कंजर्व करने में दिक्कत होती है। एडिक्वेट प्रे पॉपुलेशन एंड हैवी ह्यूमन इंटरफेरेंसेस हो रहा है क्यूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिससे लाइन की संख्या में कमी हो रही है। दर्रा जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कोटा राजस्थान में, यहां पर क्या है, हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हो, जहां पर लाइन रहता है उसके निवास स्थान को बर्बाद कर रहे हो। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो राजस्थान में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो एरिया है उसको खत्म कर रहे हो तुम लोग, है ना, उसका वाटर, उसका प्रे सब खत्म कर रहे हो। और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या कर रहे हो पता है, वाटर प्रे और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस करके वहां उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सुटेबल साइट्स थे, है ना, जहां पर लाइन की संख्या कम हो रही है। अभी एक चीज और है, देखो मुझे लगा शायद लाइन ही लॉस्ट है, एंड दैट इज व्हाट, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन पे तो वैसे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखोगे तो रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन, इनकी संख्या में कमी होने के पीछे क्या रीजंस रहे हैं, ठीक है। एक तो सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। नेशनल हेरिटेज एनिमल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के हिसाब से कौन है, वो एलिफेंट था। गंगटिक रिवर डॉल्फिन कहाँ मिलेगा, तो ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कानफुली, संगू, रिवर्स ऑफ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, यहां आपको मिलता है कहाँ, गंगटिक रिवर डॉल्फिन। ओके, शेड्यूल 1 में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत, ठीक है। अगर इसके साथ नुकसान पहुंचाते हो तो सीवियर फाइन है, सीवियर पनिशमेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। शेड्यूल 1 मैंने आपको पीछे पढ़ाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980
है ना, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972। ओके, और उस हिसाब से अभी तक एग्जिस्ट है एस्टिमेटेड 2000 डॉल्फिन थे उस समय जब ये रिपोर्ट आया था। गंगेज डॉल्फिन इज अमंग द 4 ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड इन द वर्ल्ड। फ्रेश वाटर मतलब 4 ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरी तरह से फ्रेश वाटर है ये, ठीक है। जबकि अदर जैसे भूलन जो इंडस रिवर में मिलता है पाकिस्तान में, बैजी जो यांगजी रिवर में मिलता है चाइना में, और बोटो ऑफ अमेजॉन रिवर जो कि लैटिन अमेरिका में मिलता है, ये गंगेटिक डॉल्फिन के अलावा कुछ और भी डॉल्फिन है जो आपको मिलते हैं। तो डॉल्फिन जो है वो आपको इन एरियाज में मिल रहा है ना। और एमंग द 4 ऑब्लिगेट फ्रेश पैरावाइट डॉल्फिन, तो चारों फ्रेश वाटर डॉल्फिन हैं, और इनमें से एक जो है हमारे भारत में जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ, जिसके प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके लिए हमने अपना प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो लॉन्च किया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन गंगास डॉल्फिन के बारे में अगर हम देखें तो देर आर स्पीसीज ऑफ मैरीन डॉल्फिन, है ना, whose habitat also include the fresh water rivers, but these 4 species live only in the fresh water rivers and lakes, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि डॉल्फिन से आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ये मरीन भी आपको मिलेंगे, कुछ इसकी प्रजातियां हैं। 2006 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट इन 2006 डिक्लेयर चाइनीज डॉल्फिन एज फंक्शनली एक्सटिंक्ट, ठीक है, खत्म मानते हैं। सम द थ्रेट्स ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन जो है, ये आपके पेपर में यही पूछता है, नहीं पूछता चाइना वाइना कुछ और, ट्रस्ट में अमेरिका का नहीं पूछता। ये वाटर पॉल्यूशन, सिल्टेशंस, एक्सीडेंटल पाउचिंग, एक्सीडेंटल इंटैंगलमेंट इन द फिशिंग नेट्स, बैरेजेस एट डैम्स आर आल्सो कंसीडर थ्रेट्स ऑफ द डॉल्फिन एज दे ब्लॉक देयर रूट्स। जो आप बोटिंग वोटिंग करते हो ना, जो आवाज जो विसल्स विसल बजते हैं बोट्स वगैरह के पानी में, ये सब उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी आवाज से भी ये मरती हैं, एक्सीडेंट होती है, आवाज, साउंड्स, ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज आप गंगा के रिवर में करते हो जहां पाई जाती हैं, ये सब उनके मर रहे। नेट वगैरह से जब मछलियां निकालते हो गलती से भी निकल आती हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं, बाहर निकलते हैं तो ये मर भी जाते हैं, ये सारी दिक्कतें इनके साथ। प्रोजेक्ट हंगुल देखो, एक और बच्चा है अभी, ठीक है। प्रोजेक्ट हंगुल को हम कश्मीर स्टैग के नाम से जानते हैं, और आपको बताऊं ये जम्मू कश्मीर का स्टैग स्टेट एनिमल भी है ना, इट्स अ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है। व्हाट इज इट? प्रोजेक्ट हंगुल या कश्मीर स्टैग। कश्मीर स्टैग इज डिफरेंट देन इट्स फीमेल काउंटर पार्ट, बट ठीक है, मेल फीमेल में काफी डिफरेंस देता है, वही चीज लिखी गई, उसी को जानना नहीं है। एक ही आपका नेशनल पार्क है श्रीनगर में जहां पर ये रेस्ट्रिक्टेड है, यही मिलता है, एंड दैट इज द डचिंगम नेशनल पार्क इन श्रीनगर। ओके, इस प्रोजेक्ट को जो लाया गया, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा इस प्रोजेक्ट को लाया गया और हंगुल की संख्या को बढ़ाने की बात हुई है। अंडर द सेव हंगुल प्रोजेक्ट एक सर्वे होता है हंगुल्स के नेचुरल हैबिटेट को, और हैबिटेट ऑफ लेपर्ड्स एंड ब्लैक बियर हैज टेकन प्लेस, है ना, इनकी भी यहाँ स्टडी की जाती है। तो सेव हंगुल प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ें लाई गई हैं आपके सामने हैं, हंगुल्स के नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करते हैं, साथ साथ लेपर्ड्स, ब्लैक बियर, ओके, जो यहाँ पाए जाते हैं उनको भी कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से कह लो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है हंगुल प्रोजेक्ट, जिसके साथ साथ अदर एनिमल भी प्रोटेक्ट होते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर ऑफ प्रोजेक्ट हंगुल, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। जैसे वहाँ पे जो गुज्जर्स हैं, बैकरवाल्स हैं, नंबरदार्स है, चौकीदार्स है, पटवारीज है, उनको भी वहाँ को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना पड़ेगा। उनके बिना इन्वॉल्वमेंट के अगर आप किसी एरिया में हंगुल का प्रोटेक्शन करते हो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज, और सीमेंट फैक्ट्री जो होती है उनकी जान लेती है, उसके पॉल्यूशंस, उस तरह की एक्टिविटीज, उनका नेचुरल एरिया जो होता है ना वो डिस्टर्ब होता है, वाइल्ड एरियाज। इलीगल, रेगुलर, अनसाइंटिफिक एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइमस्टोन उस एरियाज में किया जाता है, ठीक है। अब बताओ, लाइमस्टोन का आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटी भी हंगुल को डिस्टर्ब करती है, ओके। और आपको बताऊं तो इन एरियाज में हंगुल्स वगैरह निकलते हैं, उनको ट्रैप कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, भाग जाते हैं। और ऑनसेट ऑफ मिलिटेंसी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की चीज़ें हैं जो फल फूल रही हैं उन एरियाज में, वो भी इन सब जानवरों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो दीज आर द रीजंस द हंगुल के लॉस पर जो बात की जा रही है। अब कुछ हम लोग कंट्रोल ब्यूरोज वगैरह पे जाते हैं, जिसपे हम लोग पहले बात करेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ओके, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन तीन पर भी आपको ध्यान देना होगा इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बाद। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है क्या? एक कॉम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ, टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज क्राइम अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ। तो जिस तरह से भी अगर वाइल्ड लाइफ के खिलाफ आप कोई भी क्राइम कर रहे हैं जंगली जानवरों के अगेंस्ट में, ठीक है ना, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो उसके लिए काम करता है। मतलब जानवरों के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करना है। 2006 में लाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत एज अ स्टैचुरी बॉडी। हेडक्वार्टर जो इसका दिल्ली में है। 3 इसके सब रीजनल ऑफिसेस हैं, गुवाहाटी में, अमृतसर और कोचीन में, और 5 रीजनल ऑफिसेस हैं दिल्ली, जबलपुर, कोटा, मुंबई और चेन्नई में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो मैंडेट्स दिए गए, ओके, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस
regarding wildlife crime activities, coordination among different agencies and establishing a centralized data bank. ये देखो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो मैंडेट दिए गए हैं, ठीक है ना, ये क्या दिए गए हैं, यही बोला गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इन चीज़ों को चेक करता है. क्या चेक करता है कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, उसको उसका इन्फॉर्मेशन लिया जाए पूरी इंडिया में, कोऑर्डिनेशन किया जाए एजेंसीज एक दूसरे के साथ किस तरह से क्या काम करें, उनका डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाए, कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ हो, हमारी एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग द पॉलिसी इनपुट टू इशू रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम, और लास्ट असिस्ट एंड एडवाइज द अथॉरिटीज ऑफ द कस्टम डिपार्टमेंट्स. ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इलीगल ट्रेड वगैरह चल रहा हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में. दूसरा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो MOEF के अंदर काम करता है. इसका पूरा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा. एंड वर्क एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस. किस तरह के रिसर्च? कंडक्टेड रिसर्च इन एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज, स्पेशियल मॉडलिंग, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग हैबिटेट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इस पर काम करता है. ठीक है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है एक्चुअल में देहरादून में ही सारा का सारा इसका मैनेजमेंट है. आइए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बात करेंगे, पेपर में आया भी है. 1883 में लाया जाता है, सबसे बहुत बड़ा NGO है ये, NGO की तरह काम करता है और बायोडाइवर्सिटी वगैरह से जुड़े हुए कंजर्वेशंस और उससे जुड़े रिसर्च में काम करता है. BNHS पब्लिश करता है जर्नल्स वगैरह भी, और यहाँ पे रिसर्च पर्पसेस वगैरह के लिए, ठीक है, जैसे ग्रांट्स वगैरह भी देता है ये. अब मत जाओ किसके. BNHS इज अ पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेजिग्नेटेड इट एज अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. देखते रहो, बस पॉइंट सुनते रहो. लास्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 1972 में है ना, इट वॉज अमेंडेड इन 2006 फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसी के अंतर्गत 2006 में है ना NTCA लाया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो हमने अभी पीछे देखा था. NTCA का जो चेयरमैन होता है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री होता है, वही मिनिस्टर होता है, जो मिनिस्टर होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है. NTCA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स जो टाइगर से जुड़ा हुआ है. NTCA is responsible for providing the information, tiger census, patrolling, disease surveillance, mortality survey, other aspect. आप सब जानते हैं, कुछ नहीं है, सब लास्ट है. एक बार फिर से मैंने NTCA को अलग से ला दिया है, तो ध्यान रखना. NTCA will assist the states in tiger reserve management. NTCA has prepared the annual report along with the audit that is laid down before the parliament. हर साल बिफोर पार्लियामेंट शुरू होने के पहले रिपोर्ट दे देता क्या चल रहा है टाइगर में, टाइगर के नंबर में. NTCA has provision for the role of state government which include the capacity building of the staff and the deployment will ensuring the forest operation in the forest areas. तो जो लोग इस तरह के टाइगर वाइगर के कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं उनका एश्योरेंस भी देता है, ऐसा ना हो कि उसकी एक्टिविटीज गलत हो रही हो या उसको किल किए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें. देयर आर सेफगार्ड इन द प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व्स. ठीक है, उनको एरियाज में वहाँ का राइट भी दिया जाए, जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे टाइगर वगैरह भी होते हैं. ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर, लिवलीहुड, डेवलपमेंट वगैरह भी चीज़ें हो, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, ऐसा ना हो कि हम उन एरियाज़ को नुकसान पहुँचाएं और टाइगर के साथ नुकसान हो जाए. तो ये सारा का सारा चीज़ था जो NTCA वगैरह था. थोड़ा सा देख लेना इसको. चैप्टर मैंने शुरुआत में कह दिया बहुत फैक्चुअल है, थोड़ा सा मैं इस चैप्टर में फास्ट चला हूँ, और एक बार इस बार मेरी क्लास सुन ली, एक दो बार और फास्ट मोड में. अब फास्ट मोड में मत सुनना, इसको नॉर्मल मोड में सुनना, एक दो बार किताब पढ़ लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा इसमें क्या है. ठीक है, और यही कंजर्वेशन है जो सारे के सारे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भयंकर पूछे जाते हैं, पूछे नहीं जाते, भयंकर पूछे जाते हैं. ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, जिससे UPSC में क्वेश्चन खूब आए हैं. आप देखोगे आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में. जो चीज़ें आई हैं आपको शुरू में ही मैंने दिखा दिया था, ये सारे के सारे. टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वल्चर कंजर्वेशन, इंडियन राइनो विजन, प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट हंगुल. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इंपॉर्टेंट है. तो चलो दोस्त, फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें. और आपको बताऊं तो स्टैटिक पार्ट खत्म होता है. अब जो आगे के टॉपिक हैं, जैसे IUCN की जो लिस्ट है, उसमें तो फिलहाल मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन ये लास्ट में आपको देखना पड़ता है. इसके बाद जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, IDWH स्कीम, वो भी मैं आपको दूंगा. कुल 22 या 23 स्पीसीज है, उसके बारे में जाना है. तो 22-23 वो पढ़ना है, और एक वो क्या नाम है, IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल लिस्ट पढ़नी है, बस खत्म. उसका करंट अफेयर्स कर लो. तो इसके बाद 2 लेक्चर और मिसलेनियस टॉपिक. वैसे भी मेरा मूड है कि यूट्यूब पे ही डाल देना है. ठीक है, मिसलेनियस को कोई कोर्स के अंदर देने का कोई मतलब है नहीं, या फिर कोर्स में भी उसको अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो एटलीस्ट कह लो कि जो स्टैटिक पार्ट था वो अच्छे से हो गया,
पर अभी कुछ वीडियोस और हैं जो अभी इसमें आगे भी आएंगे, और उनको आप चाहें तो करंट में भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।